हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th का जो लेसन सेकंड है जिसका नेम है टिश्यू, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इससे पहले मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको टिश्यू के बारे में और टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू, डिफरेंट बिटवीन प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू के बारे में बता दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी सभी बातें समझ में आ गई होंगी। इसके साथ मैंने टिश्यू का क्लासिफिकेशन भी किया था कि प्लांट टिश्यू जो होता है ये 2 टाइप्स का होता है। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा जो होता है वो परमानेंट टिश्यू। तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता क्या है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं और इसका क्या रोल होता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को अगर हम लोग स्टडी करें तो सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आप देख सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ये ग्रीक वर्ड मेरिस्टॉस से डिराइव हुआ है। अगर आपसे कोई पूछता है कि मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होता है यह किस वर्ड से डिराइव हुआ है, तो आप बताएंगे ग्रीक वर्ड मेरिस्टॉस से डिराइव हुआ है। और मेरिस्टॉस का मीनिंग होता है टू डिवाइड। मीनिंग यह है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज अ टाइप ऑफ टिश्यू दैट सेल कैन बी डिवाइडेड और the cell of this मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैव द एबिलिटी टू डिवाइड। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है यह एक प्लांट टिश्यू है और यह प्लांट टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड हो सकती हैं और डिवाइड होकर न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ग्रीक वर्ड मेरिस्टॉस का मीनिंग है क्या? डिवाइड। तो जिस टिश्यू के पास डिवाइड की एबिलिटी होती है, जिस टिश्यू में डिवीजन होता है, वो आपका होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डिवीजन होने से ही प्लांट में ग्रोथ भी होता है। तो जो ग्रोथ ऑफ प्लांट बॉडी टेक्स प्लेस बाय एडिशन ऑफ न्यू सेल थ्रू आउट इट्स लाइफ। प्लांट में जो ग्रोथ होता है वो किस बेसिस पे होता है? जब प्लांट के सेल्स डिवाइड होते हैं और नई सेल्स का एडिशन होता है। जब नई सेल्स का एडिशन होता है तभी प्लांट का ग्रोथ होता है। तो अगर कोई पूछता है कि प्लांट की ग्रोथ के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आप डायरेक्टली आंसर दीजिएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक टाइप का प्लांट टिश्यू है जिसके सेल्स के पास यह एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड हो सके और जब वो डिवाइड होती हैं तो नए सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। और जो नई सेल्स जब पुरानी सेल्स के डिवीजन से नई सेल्स बहुत सारी जब एक बनती हैं और एक दूसरे से ऐड होती हैं तभी प्लांट का ग्रोथ होता है। तो प्लांट का ग्रोथ किस टिश्यू के हेल्प से होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये बताएंगे। तो प्लांट में जो ग्रोथ होता है वो 2 टाइप्स का होता है। आप बताइएगा ये भी, प्लांट में जो ग्रोथ होता है वो कितने टाइप का होता है? 2 टाइप्स का होता है। एक होता है आपका प्राइमरी ग्रोथ, आप देख सकते हैं, और एक होता है आपका सेकेंडरी ग्रोथ। तो प्लांट ग्रोथ इज ऑफ 2 टाइप्स। प्लांट में ग्रोथ कितने टाइप का होता है? 2 टाइप्स का होता है। एक आपका होता है प्राइमरी ग्रोथ और एक होता है सेकेंडरी ग्रोथ। और दोनों जब ग्रोथ होता है तो लिखा गया है इन बोथ केसेस मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हेल्प इन एडिशन ऑफ न्यू फॉर्म सेल। तो इन दोनों केस में, दोनों ग्रोथ के केस में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होता है वो हेल्प करता है इन एडिशन, जोड़ने में, किसको? ऑफ न्यूली फॉर्म सेल, जुड़ने में। नई जो सेल्स बनती हैं उनके जुड़ने के लिए, वो सेल्स को एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए, एक दूसरे में ऐड होने के लिए जो टिश्यू हेल्प करता है वो टिश्यू होता है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातें ये समझ में आ गई। और इस तरीके से दीज सेल्स आर नोन एज इनिशियल। इन सेल को हम क्या बोलते हैं? इनिशियल सेल्स बोलते हैं, ठीक ना। इनिशियल सेल्स होती हैं जो ग्रोथ में हेल्प करती हैं। तो जो ग्रोथ में हेल्प करने के लिए जो इनिशियल सेल्स होती हैं वो सेल्स किस टिश्यू के अंतर्गत आती हैं? तो आप बताएंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंतर्गत आती हैं, ठीक है।
इसके बाद अब हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल्स। अब हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए उसके बारे में जानें। तो फर्स्ट है कि जो इस टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो इमेच्योर होते हैं। क्या मैं बोला हूँ आप समझ गए हो? इस टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो इमेच्योर होते हैं। जब इमेच्योर कोई भी सेल होता है तो डिवाइड करने की एबिलिटी रखता है, जो डिवाइड होता है तभी वो मेच्योर होगा। तो मेच्योर होने के वो सेल क्या करता है? डिवाइड होता है। तो इसलिए इस टिश्यू के पास जो सेल्स होती हैं वो इमेच्योर होती हैं। आप बताएंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स के स्ट्रक्चर में पहला यही आप बताएंगे, जो सेल्स होती हैं इस टिश्यू की वो इमेच्योर होती है, अनडिफरेंशिएटेड होती है, मतलब पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुई होती हैं, और उनका जो डायमीटर होता है वो सेम होता है। मतलब अगर एक का डायमीटर 5 सेंटीमीटर है तो दूसरे सेल्स का भी डायमीटर 5 सेंटीमीटर होगा। और जब सेम डायमीटर की अगर सेल्स होती हैं तो उसको हम लोग आइसोडायमेट्रिक बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोडायमेट्रिक, तो आइसो का मतलब होता है इक्वल और डायमेट्रिक का मतलब होता है डायमीटर। इफ द सेल्स आर इक्वल इन डायमीटर दैट सेल्स आर कॉल्ड आइसोडायमेट्रिक। क्लियर हो गया? और इसके साथ सेल्स का जो शेप होता है वो ओवल होता है और रेक्टेंगुलर। अगर कोई पूछेगा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो स्ट्रक्चर में किस स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आप बताएंगे ओवल होता है या रेक्टेंगुलर होता है। साथ में वो इमेच्योर होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड होते हैं और उनका डायमीटर सेम होता है। इसके साथ आप सेकंड जो बताएंगे, इसमें जो सेल्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वो टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब उनमें कोई स्पेस नहीं होता है। लिखा गया है वो एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े होते हैं कि उनके बिटवीन में कोई स्पेस नहीं होता है। दूसरा बताएंगे। और जो सेल्स होते हैं वेरी एक्टिव होते हैं। वेरी एक्टिव होने का मतलब कि वो डिवाइड होने के लिए एक्टिव रहते हैं, वो वर्क करते रहते हैं। जब कोई भी व्यक्ति, आप जानते हैं अगर कोई भी एक्टिव नहीं होगा तो वर्क नहीं करेगा, और वर्क नहीं करेगा तो बिना वर्क के हमारा जो भी मिशन है वो कंप्लीट नहीं होगा। मान लीजिए कि अगर आप ही हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो आपको जो भी जॉब लेने के लिए जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वो आपको प्राप्त नहीं होगा। तो उसी तरह इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं, बहुत ही एक्टिव होते हैं, और इस एक्टिव होने के कारण ही ये सेल्स डिवाइड करते हैं। इसके साथ इनके पास जो प्रोटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, ये सभी एक्टिव होते हैं। तो इसमें डेंस प्रोटोप्लास्ट होता है, और साथ में इनका न्यूक्लियस जो होता है लार्ज होता है हर सेल में। जब न्यूक्लियस इनमें लार्ज होता है और साथ में इनका प्रोटोप्लास्ट डेंस होता है, ये इनके सेल्स का स्ट्रक्चर में आप बताएंगे। इसके साथ इनके सेल्स का जो सेल वॉल होता है वो थीन होता है, ये भी बताइएगा कि सेल वॉल्स जो होते हैं वो थीन होते हैं। इनके साथ इनमें वैक्यूल, देखिए फोर्थ था कि इनमें इस सेल्स के अंदर जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो डेंस होता है, न्यूक्लियस लार्ज होता है प्रत्येक सेल में। साथ में नेक्स्ट है, फिफ्थ है कि इनके सेल्स के पास इनकी सेल्स जो होती हैं उनमें सेल वॉल थीन होता है। 6 नंबर में वैक्यूल जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, नंबर में फ्यू होते हैं या एब्सेंट होते हैं। ये बातें आपको समझ में आ गई, क्लियर हो गया? अब इसके बाद जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है क्लासिफाइड होता है मेनी वे से, जिसमें से सबसे पहला जो कॉमन वे जो है वो है पोजीशन के बेसिस पे। किसके बेसिस बेटा? तो देखिए लिखा गया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज क्लासिफाइड इन मेनी वेज, बहुत ही तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं, उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं, ठीक ना। बट जो कॉमन वे है टू क्लासिफाई देम इज ऑन देयर पोजीशन और लोकेशन इन द प्लांट बॉडी एज। प्लांट बॉडी में इनके पोजीशन लोकेशन के बेसिस पे यह कॉमन वे है जिसके द्वारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइड किया गया। और जिसके बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो पार्ट है बेटा वो है आपका एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा जो है
वो है आपका इंटर कैलरी मेरिस्टेम, और थर्ड जो है वो है आपका लेटरल। तो कितने पार्ट में डिवाइड है? 3 पार्ट्स में। फर्स्ट जो होगा वो होगा आपका एपिकल मेरिस्टेम, सेकंड जो होगा वो होगा इंटर कैलरी, और थर्ड जो होगा वो होगा आपका लेटरल। आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग एपिकल मेरिस्टेम के बारे में जाएंगे। तो एपिकल मेरिस्टेम जो होता है, देखिए नेम से क्लियर है, एपेक्स, और एपेक्स का मतलब होता है टिप। तो जो एपिकल मेरिस्टेम होता है यह प्लांट के टिप पर प्रेजेंट होता है, और वो टिप क्या क्या है तो बताया गया है कि ये सूट एपेक्स, रूट एपेक्स एंड लैटरल टिप्स। लैटरल साइड में भी जो टिप पोजीशन होता है, मान लीजिए कोई ब्रांचेज है और उसका टिप पोजीशन पर जो टिश्यू प्रेजेंट होगा वो आपका कौन सा होगा? में एपिकल मेरिस्टेम होगा। तो एपिकल मेरिस्टेम मेनली जो होता है वो सूट एपेक्स और रूट एपेक्स, मतलब प्लांट के 2 पार्ट होते हैं, एक सूट होता है, रूट होता है। तो रूट के टिप पर और सूट के टिप पर कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है? तो आप बताएंगे एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है। क्लियर हो गया। और इसके साथ इनकी सेल्स जो होती हैं 1 और मोर देन 1 लेयर, एक या एक से अधिक लेयर में अरेंज होते हैं। तो एपिकल मेरिस्टेम के पहले जो है कि एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पर फाउंड होते हैं? तो एपिकल मेरिस्टेम प्लांट के एपेक्स पर पाए जाते हैं, सूट एपेक्स एंड रूट एपेक्स। और इसके साथ इनकी जो सेल्स होती हैं वो अरेंज होते हैं 1 और मोर देन 1 लेयर के फॉर्म में अरेंज होती हैं। और ये जो सेल्स होती हैं या तो ये बड़ी होती हैं या तो ये छोटी होती हैं साइज में। ये बातें बताएं। एपिकल मेरिस्टेम मुझे आशा है कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग लेटरल मेरिस्टेम के बारे में जानेंगे। तो लेटरल मेरिस्टेम के बारे में मैं आपको बता दूं, जो लेटरल मेरिस्टेम होता है ये आपका मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है साइड में, लेटरल पार्ट में ऑफ द स्टेम एंड रूट। हमारे प्लांट के रूट और स्टेम में ये किस साइड में प्रेजेंट होता है? लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। तो लेटरल साइड में जो मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है वो होता है लेटरल मेरिस्टेम। और किसके लेटरल साइड में होता है? तो आप बताएंगे स्टेम एंड रूट के लेटरल साइड में होता है। इसकी जो सेल्स होती हैं वो किस शेप में होती है? रेक्टेंगुलर होती हैं। और ये सेल्स जो होती हैं प्रेजेंट होती हैं साइड ऑफ स्टेम एंड रूट ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इन फ्यूचर में आप लोग जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में जानेंगे। अभी के लिए आप नॉर्मली बस ये जानिए कि जैसे पॉम ट्री आपने देखा है तो जिम्नोस्पर्म में आ जाते हैं, और जो एंजियोस्पर्म की अगर हम बात करें तो आपके जैसे साइकस साबूदाना का प्लांट देखे होंगे, सुने होंगे, तो आपके किस में आता है? क्रिसमस ट्री का भी नाम आपने सुना होगा। तो ये सभी आते हैं आपके जिम्नोस्पर्म में। और एंजियोस्पर्म में आपके सामने जो आज के समय का मैंगो है, ये आपका गुआवा है, ये सभी एंजियोस्पर्म में आते हैं। इन दोनों प्लांट के स्टेम के लेटरल साइड में कौन सा मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है? लेटरल मेरिस्टेम होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में। आप इमेज में भी देख सकते हैं लेटरल मेरिस्टेम के बारे में लिखा है, और फिगर में बता रहा है कि ये लेटरल साइड में है। तो लेटरल मेरिस्टेम किस साइड में होता है? लेटरल मेरिस्टेम लेटरल साइड में होता है। एपिकल मेरिस्टेम आप देख सकते हैं, इमेज में दिखा रहा होगा कि एपिकल पोर्शन पर है एपिकल मेरिस्टेम। और इंटर कैलरी अब मैं आपको बता दूं तो इंटर कैलरी जो होता है ये प्रेजेंट होता है इन बिटवीन द बेस ऑफ लिप्स एंड नोड्स पोजीशन। तो लिप्स का जो बेस होता है और नोड पोजीशन होता है, यहाँ पर आपका कौन सा मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है? तो आप सभी लोग बताएंगे लेटरल इंटर कैलरी मेरिस्टेम। सॉरी, एक बार मैं पुनः रिवीजन कर दे रहा हूँ, इसको बता दे रहा हूँ, रिपीट कर दे रहा हूँ। जो इंटर कैलरी जो मेरिस्टेम होता है ये फाउंड होता है बेस ऑफ लीव्स एंड नोड पोजीशन। प्लांट में जो नोड पोजीशन होता है, और नोड पोजीशन का मतलब ये है बेटा कि जहाँ पर आपने देखा होगा जैसे शुगर केन देखा होगा तो उसमें क्रॉस होता है, तो क्रॉस वाला जो सेक्शन होता है वो सेक्शन जो होता है वो नोड पोजीशन होता है। तो उस सेक्शन में आपका कौन सा मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है? इंटर कैलरी। साथ में जहाँ पर लीफ का बेस होता है, जहाँ पर लीफ लगे होते हैं उस पोजीशन पर भी आपका इंटर कैलरी मेरिस्टेम होता है। ये बातें बताएंगे। क्लियर हो गया?
तो इस तरीके से कितने टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गए? 3 टाइप्स के। कौन कौन सा बेटा? तो आप बता सकते हैं, सबसे पहले एपिकल मेरिस्टेम, सेकंड हो जाएगा इंटरकैलरी और थर्ड हो जाएगा लैटरल। एपिकल जो होता है ये प्लांट के एपिकल रीजन में होता है, शूट एपेक्स और रूट एपेक्स के, और लैटरल जो होता है ये लैटरल साइड में प्रेजेंट होता है प्लांट के स्टेम और रूट के, और जो इंटरकैलरी होता है ये बेस ऑफ लीफ एंड नोड पोजीशन पर प्रेजेंट होता है। और इन सभी पोजीशन पर ये जो तीनों मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं, इन सभी का वर्क होता है प्लांट की ग्रोथ करना। तो प्लांट जो ग्रोथ करता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा टिश्यू होता है? तो आप बता सकते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। तो क्लियर हो गया? मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी आशा के साथ मैं यहीं पर अपने लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। अगले लेक्चर में मैं आपको और डिटेल बताऊँगा। ओके, थैंक यू।